Hi everyone, welcome to the class. I hope you all are doing well. आज हमारा लेक्चर 2 है जोग्राफिकल थॉट्स का। जो जोग्राफिकल थॉट्स की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं उसमें हम इससे पहले इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि जोग्राफिकल थॉट्स क्या होता है और हमें वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड आज हम उसी में ग्रीक जोग्राफर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने कल जब पढ़ा तो हमें हमारे जो थॉट का इंट्रोडक्शन था कि लोगों ने अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू की और क्वेश्चन करना शुरू किया कि ये जो भी चीज़ें हमारे पास है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब ऐसी क्यों है या ये क्यों ओरिजिनेट होते हैं या हमारा अर्थ ऐसा है तो क्यों है। तो उसका जो आंसर करना है, जो शुरुआत किससे हुई, ग्रीक स्कॉलर्स ने की। जो भी एंशिएंट ग्रीक के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन रखा ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन बनाने में एक तरह से मेन कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, कैलकुलेशंस जो भी उन्होंने की या फिर जो भी फिलोसफिकल इंक्वायरीज थी उनकी, जो जानना चाहते थे वो आसपास की चीज़ों को, तो अर्थ को जो भी क्या चीज़ें बनाती हैं और कैसे बना है और उसमें रिलेटेड होने वाली जो भी चीज़ें हैं उसको सब कुछ को जानने में हेल्प की। उसमें जो सबसे पहले स्कॉलर थे वो थे होमर। तो होमर बेसिकली क्या है, एक तरह से इन्होंने ही शुरुआत की ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी की बेसिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं हमारे अर्थ में, हमें पता है कि नॉर्थ, हमारी कोई भी डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 कार्डिनल विंड्स के बारे में बात की कि ऐसी 4 विंड्स होती हैं, जो कि एक है बोरस जो कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। एक है नोटस, जो नोट्स या नोटस जो भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड्स, नोट्स, नोटस इसको पढ़ सकते हैं। नोटस क्या है, साउथ से ओरिजिनेट होती है। एंड फिर है यूरस जो ईस्ट से ओरिजिनेट होती है। एंड एक है ज्यूफ्रस जो कि वेस्ट से ओरिजिनेट होती है। तो इन 4 इन्होंने बताया कि ये 4 विंड्स हैं जो अर्थ में आती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि मैं जो भी एक एक इंफॉर्मेशन बता रही हूँ इसमें, अब जोग्राफिकल थॉट्स में, इसमें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहानी बना बना के नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी के बारे में याद रखना, वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं जो जो चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ एकदम याद रखना है आपको। जैसे कि अभी मैंने ये 4 विंड्स बताई कि बोरस नॉर्थ से आती है और नोटस साउथ से आती है, ये भी एग्जैक्ट एज इट इज पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, अब इनकी जो 2 बुक्स थी, इलियाद एंड ओडेसे, ठीक है, ये बुक्स होमर की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जो चीज़ें मैं बताऊंगी उन्हें याद रखना। ठीक है, तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, जो बुक्स थी, वो थी इलियाद एंड ओडेसे। इन्होंने 4 कार्डिनल विंड्स बताई थी और इन्होंने क्या किया, इन जो विंड्स हैं इनके थ्रू, वो एक्चुअल में पहला ऐसा एक एफर्ट था जिसने क्लाइमेट के फिनोमेना को डिस्क्राइब करना शुरू किया। ठीक है, फर्स्ट ऐसा इनका ये एक क्लाइमेटिक फेनोमेना को बताने का एक एफर्ट था, अर्ली एफर्ट। ठीक है, और इनके हिसाब से क्या था कि अर्थ जस्ट एक फ्लैट डिस्क है एंड इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, ये सिर्फ एक फ्लैट डिस्क है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये क्या है, एक तरह से लैंड सरफेस है, इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो ये होमर्स ने कहा था। फिर उसके बाद आए इलियास। अब मैं इसमें बता दूं कि जब हम ग्रीक, रोमन, जर्मन और अरब ये 4 पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनमें ये भी पूछा जाता है कि किसके बाद कौन से आए। ठीक है, कौन से फिलोसोफर आए। जैसे कि अभी हम इसमें होमर्स पढ़ रहे हैं, फिर थेल्स आए, फिर एनेक्सामेंडर आए, तो ऐसे ये सीक्वेंस भी सेम पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए। सिर्फ जो मतलब जो बाद के अमेरिकन, ब्रिटिश हैं, इन सब का याद नहीं रखना है हमें, ग्रीक, रोमन, जर्मन और अरब स्कॉलर्स जो हैं उनका याद रखना है सीक्वेंस की, किसके बाद कौन सा स्कॉलर्स आए। ठीक है, तो इसके बाद होमर्स के बाद आए थेल्स। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया चीज़ों को, ठीक है,
इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री का यूज़ किया और कुछ ऐसे थ्योरम्स बनाए, बेसिक ज्योमेट्री के थ्योरम्स। मैथ्स वगैरह में भी आपने ये पढ़ा होगा कि थेल्स का नाम पढ़ा होगा। तो इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री का यूज़ करके, ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करके और लॉजिक्स वगैरह का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक सोलर एक्लिप्स क्या किया, प्रिडिक्ट किया मई 28 को आएगा 585 बीसी में, एंड वैसा हुआ सच में। ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि सोलर एक्लिप्स होगा उस दिन, तो वो हुआ। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उनका एक फेमस कोट था कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। इनका मतलब ये था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वाटर से ओरिजिनेट होती है, सब चीज़ का ओरिजिनेशन जो है, ओरिजिन वो वाटर ही है। ठीक है, तो इनका ये फेमस कोट भी याद रखना, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। इनके हिसाब से भी क्या था कि जो अर्थ है वो वाटर में फ्लोट करती है। ठीक है, ये वाटर है और ये अर्थ है। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा अगर डाल दो तो उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर चला जाता है एंड कुछ पानी के ऊपर रहता है, तो इसी तरह अर्थ भी फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर। ठीक है, और वो ये जो थेल्स थे वो फर्स्ट ग्रीक थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली चीज़ों को लोकेट किया मैथमेटिक्स का यूज़ करके, मतलब सनडायल वगैरह का यूज़ करके, सॉरी, शैडो वगैरह का यूज़ करके उन्होंने क्या कि दो जगहों में कितना डिस्टेंस है ये सब क्या है, जियोमेट्रिकली मतलब मैथमेटिकली, मतलब उनके प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस निकाला। मतलब कुछ भी ऐसे गैस वर्क पे काम नहीं किया इन्होंने, सिस्टमैटिकली चीज़ों को मेज़र और लोकेट करना शुरू किया अर्थ के सरफेस पे, जो जो चीज़ें ये मेज़र करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आए एनेक्सिमेंडर जो कि थेल्स के स्टूडेंट थे। इन्होंने जो थेल्स का वर्क था उस पर और एड ऑन किया बहुत कुछ, और इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक इन्होंने क्या किया, एक नोमोन, ठीक है, इसको इन्वेंट किया। ये बेसिकली क्या है, सन के एंगल को मेजर करता है। इट्स लाइक सन डायल। ठीक है, इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे सन का जो एंगल होगा, शेडो जो होगा, ठीक है, शेडो जिस तरह की बनेगी उसके हिसाब, तो उसके शेडो के हिसाब से पता लगाया इन्होंने डिफरेंट की जो इस टाइम अब क्या बज रहा है, क्या हो रहा है। तो बेसिकली सन डायल की तरह काम करता है ये नोमोन, इन्होंने इन्वेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ है वो सिलेंड्रिकल है शेप में और स्पेस में फ्रीली फ्लोट करता है। मतलब ये थोड़ा इन्होंने अलग हटके एक चीज़ कही कि एक तरह से देखा जाए काफ़ी रेवोल्यूशनरी था और लोगों की थिंकिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, इन्होंने पहला मैप बनाया वर्ल्ड का स्केल से, मैप बनाया स्केल से, मतलब कि स्केल का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब हम जो अर्थ का सरफेस है उसे प्रोपोर्शनली हम मैप पे शो करते हैं कि सपोज जो मैप पे जितना हिस्सा 1 मीटर में शो हो रहा है, मैप में जो चीज़ 1 सेंटीमीटर में शो हो रही है वो एक्चुअल में ग्राउंड पे एक या 2 या 10 जितना भी किलोमीटर है। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन शो करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है, मतलब उन्होंने पहला वर्ल्ड का मैप बनाया स्केल पे। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, जितनी भी इमेजेस जो भी मैप्स बनाए जाते थे वो एक्चुअल में मैप नहीं, जस्ट एक स्केच होते थे विदाउट स्केल, बट एनेक्सिमेंडर ने पहला वर्ल्ड मैप बनाया स्केल से। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अर्थ पे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस में एग्जिस्ट करती है, और जो दो चीज़ें हैं, सपोज ब्लैक का वाइट है, दिन का रात है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये बैलेंस बनाने के लिए अर्थ पे एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इनका ये कॉन्सेप्ट था यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आए हिकाटियस। हिकाटियस को बेसिकली ग्रीक में फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो दो मेन बुक्स लिखी थी, एक थी गेस्पेरिडोस, ठीक है, गेस्पेरिडोस, एक पेरिप्लस। ठीक है, ये जो इनकी दो बुक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। हिकाटियस ने ये जो बुक्स लिखी उसमें जो गेस्पेरिडोस थी वो बुक थी वो बेसिकली क्या है, पूरे अर्थ को डिटेल में डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब यही है कि अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, और दूसरा है पेरिप्लस जो कि एक मैरीटाइम गाइड थी, मतलब जो भी सी के थ्रू
ट्रैवल करने के थ्रू जो भी रूट्स वगैरह है उसका गाइड है ये पेरिप्लस, ठीक है। तो ये दो बुक इनकी मेन जो कंट्रीब्यूशन था इसके वजह से ये और एक चीज़ और कि इन्होंने वर्ल्ड को जो है पहली बार 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, एक यूरोप, लिबिया एंड एशिया, ठीक है। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया इन्होंने, सो इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है ग्रीक ट्रेडिशन में, ठीक है। तो इन्होंने पहला ये ऐसा मैप बनाया जिसमें इन्होंने यूरोप, लिबिया और एशिया बनाया। लिबिया का मतलब अफ्रीका, ठीक है। सो इन्होंने ऐसा मैप बनाया, ठीक है। पहली बार वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स में। फिर उसके बाद आए हेरोडोटस। ये बेसिकली एक हिस्टोरियन थे, ना कि एक जोग्राफर थे, बट इन्होंने जोग्राफी में कंट्रीब्यूशन दिया क्योंकि क्या है, इन्होंने क्या कहा कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है वो एक साथ चलती है, दोनों इंटीग्रेटेड है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। इन्होंने इसी बेसिस पे एक कोट दिया, Geography must be treated historically and history must be treated geographically। तो हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ ही मतलब हिस्ट्री को जब पढ़ें तो उसमें ज्योग्राफिकल एंगल भी ऐड करें, जब ज्योग्राफी पढ़े तो उसमें हिस्टोरिकल एंगल्स भी ऐड करें। तो मतलब इन्होंने बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वो एक साथ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे। और इन्होंने क्या कहा कि जो इजिप्ट है वो नाइल जो रिवर है उसका गिफ्ट है, ठीक है। नाइल जो रिवर है उसका गिफ्ट है, मतलब जो उसके जो सेडिमेंट्स है उसके वजह से ही इजिप्ट बना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इनकी बुक थी हिस्टोरीज, जिसमें क्या था, इन्होंने फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने मेरिडियंस ड्रॉ करी मैप पे। मेरिडियंस क्या होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने हिसाब से ड्रॉ करी उस टाइम पे, ठीक है। तो इनकी बुक थी हिस्ट्रीज और इन्होंने सबसे पहले मेरिडियंस ड्रॉ करा मैप पे। फिर इसके बाद आए अरिस्टोल। अरिस्टोल क्या थे, एक अरिस्टोल बेसिकली क्या, एक पॉलीमथ एंड फिलोसोफर थे। पॉलीमथ मतलब कि एक तरह से आप ऑलराउंडर समझ सकते हैं, ठीक है। एक फिलोसोफर भी थे ये। इन्होंने जो भी अपना मेजर जो भी काम किया ज्योग्राफी में, तो उन्होंने ये जो 2 बुक्स थी पॉलिटिक्स एंड मीटरोलॉजी का, ये बुक्स में अपना सारा कुछ लिखा, ठीक है। इसके थ्रू सब कुछ कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, सब कुछ इसमें लिखा, जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की और जो भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये बुक्स यहाँ पर ये भी याद रखना है। और इनको फादर ऑफ टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनका मतलब क्या है कि सब चीज़ें क्या है कि सपोज टेलियोलॉजी मतलब ये जो गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब ये था कि जो सब कुछ जो भी हो रहा है नेचर में वो सारा क्या है, प्री डिफाइंड है, मतलब किसी पर्पस से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है एक अंत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। सब कुछ पहले से डिफाइन है और उसके तरफ बढ़ रहा है सब कुछ, ठीक है, उस अंत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि किसी, देखिए, एक होती है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम पहले सपोज किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा, ठीक है, सेब गिरा तो वो ज़मीन पे क्यों गिरा, ठीक है। तो ग्रेविटी की खोज हुई, एक पूरा लॉ बन गया, ठीक है, थ्योरी बन गई। अगर होता है डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हमें नॉर्मल चीज़ें, मतलब कोई थ्योरी पता है, फिर हम उसको रियल लाइफ में टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक चीज़ देखी एंड उसको हमने लॉ या थ्योरीज बना के जनरली वो चीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इनका ये, ठीक है, तो जो इनका इंडक्टिव मेथड था ये क्या हुआ, एक तरह से ग्राउंड वर्क की तरह काम किया, मतलब आगे और लोगों ने इस मेथड को यूज़ किया और आगे चल के जो है साइंटिफिक स्टडी हुई, ठीक है। जोग्राफिकल स्टडीज थी जो भी, वो सिस्टमैटिक स्टडी हुई आगे चल के, ठीक है। तो ही वॉज अ टेलियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद आए एराटोस्थेनीज।
200 BC में इनको रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी और उसमें हिकाटियस एंड इराटोस्थेनिस दोनों का नाम दे दे, तो आपको इराटोस्थेनिस को ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही है ट्रू फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इन्होंने ज्योग्राफी जो टर्म है उसको कॉइन किया पहली बार। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, और इन्होंने बुक लिखी ज्योग्राफिया और इक्यूमेन। ठीक है, इनकी जो बुक्स थी ज्योग्राफिया एंड इक्यूमेन, इन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस सबसे पहले कैलकुलेट किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट किया, 25,000 मील्स और 40,000 किलोमीटर्स, जो कि देखा जाए एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि हमारे अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो 40,000 समथिंग ही है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अर्थ का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया, और उन्होंने सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बना के पूरा जो है एक ग्रिड सिस्टम जो होता है वो बनाया सबसे पहले। ठीक है, और इन्होंने अर्थ को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया, जिससे कि अब बाद में क्या है, बहुत सारे जो कोपेन है, थॉर्नबेट है, इन्होंने बाद में किया, जो भी है इनके बेसिस पे एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया, और फिर बाद में जो और लोग हैं उन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं। जो आजकल तो बेसिकली सब कुछ क्या है, ये फाउंडेशनल वर्क जो वो इराटोस्थेनीज ने रखा था। ठीक है, अब फिर आए हिपार्कस। ठीक है, हिपार्कस को बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया एक तरह से। इन्होंने क्या किया कि अर्थ को 360 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया, और इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, 360 डिग्रीज में, मतलब एक चीज़ इसमें आप नोटिस करिए, जो इराटोस्थेनीज है इनके जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है वो देखिए थोड़े अनइवन है। ठीक है, तो बट बाद में क्या हुआ, जो हिपार्कस थे उन्होंने 360 डिग्री, जो आज जो हम जैसे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यूज करते हैं, पूरा 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा जो हम यूज करते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट हिपार्कस ने किया था। एंड इन्होंने एस्ट्रोलाब इन्वेंट किया था। बेसिकली क्या है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज का पोजीशन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्होंने स्टेरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डेवलप किया, और ये जो प्रोजेक्शंस थी मैप मेकिंग और कार्टोग्राफी के लिए एक तरह से फाउंडेशनल वर्क साबित हुई, क्योंकि लाइक अगर आपने पढ़ा हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होती है, तो आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस होती है वो अलग अलग तरह की होती है हमारे काम के बेसिस पे। किसी पे हमें एरिया एक्यूरेट चाहिए होता है, किसी में हमें शेप एक्यूरेट चाहिए होती है, डायरेक्शन एक्यूरेट चाहिए, तो वो सब क्या है, उसका फाउंडेशन कहाँ से डेवलप हुआ, ये जो हिपार्कस ने स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो बनाई उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये मैप मेकिंग के लिए एक तरह से फाउंडेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद आते हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस की बुक है द ओशियन। ठीक है, इनकी बुक है ओशियन, और इन्होंने जो अर्थ का सरकमफेरेंस है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड काउंट किया। इन्होंने कहा कि अर्थ का सरकमफेरेंस 80,000 माइल्स है, जो कि इराटोस्थेनीस से गलत है, एक तरह से देखा जाए 18,000 माइल्स नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बट ये सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया था, बट इनकी जो एक्यूरेसी थी वो कम थी काफ़ी ज़्यादा। बट फिर भी क्या था कि जो भी अर्थ के और मेजरमेंट्स होने थे, अर्थ की जो ओशियनोग्राफी उसका मेनली इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, कि जो भी अर्थ के मेजरमेंट्स थे इन्होंने पूरा अपने तरह से एक्यूरेट नहीं था बट कोशिश की, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। ओशियन जो ग्रीक ज्योग्राफर्स है उसमें हमें इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, एक आध अगर कभी आ जाता है, वो क्या होता है कि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें हमें नोटिस होती है। ठीक है, अगर कभी रह जाता है मैं भी मिस आउट कर जाऊँ, बट अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए कि मैं सारा जितना भी आज तक मैंने पढ़ा है, जितना देखा है, मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। तो अगर देखा जाए तो ग्रीक्स में हमारे जितने भी हमें कवर करने थे,
हो गए हैं हमारे सारे जो भी फिलोसोफर थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोमन्स के बारे में, ठीक है। तो अभी ये ग्रीक्स हो गए, ये जो भी मैं बता रही हूँ आप इनके नोट्स ले सकते हैं और ये चीज़ें बार बार याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होती हैं, हमें बार बार याद करनी पड़ती है और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा सिलेबस आपका मैं कवर कराऊं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एडिफाई बाय जुलेखा, जिसमें मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। सो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लगे अच्छी आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी मेंटरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्रिपरेशन में। पढ़ने के लिए तो सभी बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में सिलेक्शन उनका होता है जो टारगेटेड स्टडी करते हैं और एक राइट अप्रोच का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।